हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ स्विट्जरलैंड। लास्ट सेशन में हमने स्विट्जरलैंड की जो सोसाइटी है उसकी नेचर की रिगार्डिंग किया एंड आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करेंगे, स्विट्जरलैंड की जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी इंपॉर्टेंस को करेंगे और हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे व्हाई डू वी स्टडी द स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। हम स्विस पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी क्यों करते हैं? स्विस पॉलिटिकल सिस्टम ना ही कोई इंपॉर्टेंट कंट्री है, ना ही वर्ल्ड पावर है, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, फिर भी हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसमें हम कहेंगे हम स्विट्जरलैंड की स्टडी क्यों कर रहे हैं। जो स्विट्जरलैंड है, अगर हम इसकी इकोनॉमी को देखें तो हम यही कह रहे थे जब हमने इसका जो सोसाइटी की नेचर है, फीचर्स है वो किए, तो इसमें देखा स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है वो छोटी इकोनॉमी है, इसका साइज भी बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है और अगर एरिया की बात करें एरिया भी बहुत कम है एंड 2/3 एरिया है वो माउंटेन से कवर है। इसकी लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। टूरिज्म को इसने इतना अट्रैक्ट किया है कि सर्विस सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर है वो इससे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर एंड टूरिज्म इसका अट्रैक्शन पॉइंट बन चुके हैं। जी इंडस्ट्री सेक्टर में भी बहुत सारे गुड्स में फेमस है, वर्ल्ड वाइड में इसके जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है एंड ये बहुत ही स्मॉल कंट्री है एंड ये कोई वर्ल्ड पावर नहीं है। अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए एक वर्ल्ड पावर है, लेकिन स्विट्जरलैंड कोई वर्ल्ड पावर नहीं है, ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फिर भी हम इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में भी इसकी एक यूनिटी है, इसमें रेस के नेम पर, रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर बहुत ज्यादा डाइवर्जन है। वहां पर डिफरेंट रिलीजन्स हैं, रेस है, लैंग्वेज है एंड वहां पर 4 लैंग्वेज है, 4 नेशनल लैंग्वेज है। वहां पर जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है एंड रोमांच। इन 4 लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो वहां पर जो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, इनके डिफरेंट सेक्ट्स है वो भी प्रिवेल करते हैं। इसके अलावा अदर्स रिलीजन है वहां पर सेकुलर कंट्री माना जाता है। तो ये एक ही कंट्री अपने आप को होमोजेनियस मानते हैं। स्विट्जरलैंड क्या है? इट इज अ मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटायर वर्ल्ड। जी हमने अपने लास्ट सेशन में किया था कि स्विट्जरलैंड को हम मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसमें जी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए जी इंस्पिरेशन का काम करता है। कैसे? डिफरेंट रिलीजन होने के बाद, डिफरेंट लैंग्वेज के होने के बाद भी हम एक हैं, वननेस की फीलिंग है। जी सब कुछ हम कहां से सीख रहे हैं? स्विट्जरलैंड से सीखते हैं। नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वैसे तो कहा जाता है जो अमेरिका है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले रिपब्लिकन कंट्री बना है, लेकिन उससे भी पहले जो रिपब्लिकन कंट्री थी वो कंट्री कौन बना है? स्विट्जरलैंड बना है। इसकी ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्योंकि ये चाहते थे कि हम पर रूल करने के लिए सिर्फ एक किंग, एक हेरिडेटरी नहीं होना चाहता, हम सब ही मिलकर अपना रूल खुद करेंगे। हम सबको जे पावर्स होनी चाहिए, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, जे यही मानते थे। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो 18th एंड 19th सेंचुरी में डिवेल्प होना शुरू होता है, इसीलिए अमेरिका को जो स्टेटस दिया गया। ओनली अगर हम बात करें, ओनली सबसे पुराना रिपब्लिकन कंट्री कौन सा है? वो स्विट्जरलैंड है। जी कब से रिपब्लिक है? सिंस 30th सेंचुरी, तब से
लेकर आज तक वहां पर मोनार्की नहीं प्रिवेल करती है। ये मानते हैं कि स्टेट है इट इज एन अफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड इट्स गाइडेंस इज नॉट टू बी हेरिडेटरी। इसके लिए किसी एक पर्सन की जो हेरिडेटरी है, राज्य का बेटा राजा, उसी को ही रूल करने का कोई भी राइट नहीं है। जिस सभी सिटीजन्स का अफेयर है, सभी मिलकर ही अपने स्टेट को रन करेंगे। इसीलिए ये सबसे पुराना रिपब्लिकन कंट्री बन जाता है। एंड नेक्स्ट इज होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है, अगर आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री में कहां प्रिवेल करती है, तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के आज भी 5 कैंटन्स है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो रूल कर रही है। उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉ भी लोगों के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, मॉडल डेमोक्रेसी इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड से ज्यादा फेमस डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं भी प्रिवेल नहीं करती है। वहां पर रेफरेंडम इनिशिएटिव के थ्रू ही डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसके थ्रू जो लोग कहते हैं असेंबलीज में इकट्ठे होते हैं, वही लॉ बनाए जाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो आज भी 5 कैंटन्स में प्रिवेल करती है। प्राइमरी असेंबली में लोग इकट्ठे होते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं। इस तरह डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओनली एंड ओनली स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करती है। नेक्स्ट इज स्विस प्लूरल एग्जेक्टिव। ये क्या है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्री में किसी से भी पूछो कि आपकी कंट्री में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, वो कहेंगे पार्लियामेंट या प्रेसिडेंशियल। जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ना ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर क्या है, प्लूरल एग्जेक्टिव सिस्टम प्रिवेल करता है। ये कहते हैं रूल करने का राइट सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड में ओनली एंड ओनली एक कंट्री है जहां पर प्लूरल एग्जेक्टिव है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अदरवाइज प्लूरल एग्जेक्टिव है कहीं भी वर्क नहीं करता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती है, वो ही एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहा है, सभी डिसीजन वो ही लेता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट है जो अपने डिसीजंस लेता है। लेकिन वहां पर क्या है, 7 मेंबर्स हैं जो स्विस फेडरल काउंसिल में इंक्लूड किए जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। तो फेडरल काउंसिल में उनको मेंबर बनाया जाता है, और जिस 7 मेंबर्स हैं जो मिलकर डिसीजन लेते हैं, इन 7 मेंबर्स की इक्वल पावर दी गई है। मींस किसी एक पर्सन को पावर्स नहीं दी, कोई एक पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता। इन 7 मेंबर्स को क्या कर दी, पावर्स को दिया गया है, जिस वजह से वहां पर प्लूरल एग्जेक्टिव है। और इनमें से जो चेयरमैन है इन 7 मेंबर्स में ही चुना जाता है, और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो भी रोटेशनल है। मींस एक मेंबर है 1 ईयर के लिए ही प्रेसिडेंट चेयरमैन बन सकता है, उसके बाद सेकंड मेंबर होगा। इस तरह इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो भी रोटेट करती रहती है। तो जो एग्जेक्टिव सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में सबसे डिफरेंट कहां पर मिलता है, स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग फेडरेशन इन यूरोप। यूरोप में फर्स्ट कंट्री बनती है जिसमें फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। यही है जो यूएसए से फेडरलिज्म को लेकर आई थी। फेडरेशन यहीं पर प्रिवेल करता है। यूरोप में पहले कहीं भी फेडरेशन नहीं था। फेडरेशन कैसे आया, स्विट्जरलैंड की वजह से ही आया है। स्विट्जरलैंड ही है जो क्या करता है, जो 26 कैंटन्स है इनसे मिलकर कॉन्फेडरेशन को और आज के टाइम में फेडरेशन को बनाता है, जिसमें 26 कैंटन्स हैं, इनको भी ऑटोनॉमी दी गई है, और सेंटर लेवल पर भी इनके पास ऑटोनॉमी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये यूरोप के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी ये यूरोप यूनियन है,
इसका मेंबर नहीं है जी, ना ही जो नाटो है इसका मेंबर है जी, किसी भी अलायंस का मेंबर नहीं है। और जी सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए माना जाता है? अपनी न्यूट्रलिटी के लिए, स्विस न्यूट्रलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि स्विट्जरलैंड किस चीज के लिए फेमस है? स्विस न्यूट्रलिटी के लिए। स्विस एक न्यूट्रल कंट्री है, इसने 200 ईयर से अपनी न्यूट्रलिटी को संजोए रखा है। इसकी न्यूट्रलिटी सबसे फेमस है, जो 4 पावरफुल कंट्रीज हैं उनके द्वारा सराउंडेड है। इसके चारों तरफ जो बड़ी बड़ी पावर्स है जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्री जो पावरफुल हैं, इनके बीच में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, तो जे न्यूट्रल पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है। तो न्यूट्रलिटी क्या है? इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आप स्विट्जरलैंड की वेबसाइट पर जाते हो, स्विट्जरलैंड के मेन टॉप पर लिखा होता है न्यूट्रलिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो जो इसकी न्यूट्रलिटी है कब से देखी जाने लगी है? 1815 से, जब ट्रीटी ऑफ वीना होती है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करेंगे, उसमें करेंगे 1815 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है तो ये अपने आप को न्यूट्रल कंट्री बना देता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है, उसमें भी ये न्यूट्रल बना रहता है। उसके बाद लंदन डिक्लेरेशन होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस टाइम पे ये न्यूट्रल रहता है, ये लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बनता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये न्यूट्रल रहता है। जब यूरोप है वो भी वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, लेकिन जे फिर भी न्यूट्रल था, क्योंकि जे क्या कर रहा था, जो 2 अलायंसेस है दोनों से ट्रेड कर रहा था। जितना न्यूट्रल है फिर भी इसने एक रूल बना रखा है कि अगर कोई कंट्री हम पर अटैक करती है तो हमको भी आर्मामेंट्स के थ्रू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वहां के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए कंपल्सरी है कि वो अपने आप को मिलिट्री की सर्विसेज जरूर प्रोवाइड कराएंगे, तभी जाकर उनको कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाई है। इसका हर एक सिटीजन है वो मिलिट्री में पहले इंक्लूड होता है, आर्मी में सर्विसेज देता है। इस तरह जी न्यूट्रल कंट्री है। इसकी न्यूट्रलिटी कहाँ से शो होती है? यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेंबर भी कब बनता है? 10 सितंबर 2002 को। इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी नहीं था। इसमें क्या था? पॉपुलर इनिशिएटिव्स कराया गया, जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं। 54.6% लोगों ने फेवर में वोट किया था, तब जाकर स्विट्जरलैंड यूएनए का मेंबर बना है। जो इसकी पॉलिसी है वो क्या है? पॉजिटिव न्यूट्रलिटी की है। जो ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं उसमें भी न्यूट्रल रहता है। जो पॉजिटिव न्यूट्रल है, इसका मीनिंग है जो जितने भी अलायंसेस हैं जैसे नाटो हो गया, वर्ल्ड वॉर होगी, इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो ह्यूमन काइंड को सपोर्ट करने वाली एजेंसीज हैं उनका मेंबर है। जैसे यूएनओ के जो एजेंसीज है, यूनेस्को है, इसका भी मेंबर है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मेंबर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर है। इनमें से यूनेस्को को छोड़कर बाकी इस सब के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, उसमें ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जो भी कंट्रीज के डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस करनी होती है, वो कॉन्फ्रेंस भी कैसे होती है? स्विट्जरलैंड में कराई जाती है, क्योंकि ये अपनी न्यूट्रलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने 6 मार्च 2022 को ये अनाउंस कर दिया कि हम अब रशिया है इस पर क्या लगाएंगे? सैंक्शंस भी इम्पोज करेंगे, क्योंकि जो यूक्रेन है एंड रशिया है इनमें वॉर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। इस वजह से चीन चाहता है
कि रशिया अब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इस वॉर को खत्म कर दे। इसके लिए अदर कंट्रीज है इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर रही है, तो स्विट्जरलैंड आज अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म कर उसके अगेंस्ट सैंक्शन इंपोज करने की अनाउंसमेंट कर रहा है। जो फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्विट्जरलैंड इतने बड़े इंसिडेंट्स हो गए उसके बाद भी न्यूट्रल रहता है, लेकिन अब जाकर ये कहता है कि हम रशिया पर सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के अगेंस्ट अपना अग्रेशन शो कर रहा है। तो आज हमने इस सेशन में किया इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सेशन से हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।